On the advice of Hyderabad-based graphologist Ramesh Yadav, he changed his signature. मैंने जो इफेक्ट देखा सिग्नेचर चेंज करने का, वो 3 महीने के बाद इफेक्ट करता है। यानी पैदा होना या अभी पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अभी मरना ये जरूर हर इंसान के हाथ में। जीवन में बड़ी सफलता के लिए मन का चंचल होना बहुत। अमिताभ बच्चन ने जितना मेकओवर बॉलीवुड की फिल्मों में किया है, उतना मेकओवर मैंने रियल लाइफ में करके यूट्यूब पे डाला। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। हमारे साथ हैं डॉक्टर राही रमेश यादव, जो एक जाने माने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में बात करेंगे और उनका जीवन आपको बहुत प्रेरणा देने वाला होगा। उन्होंने किस तरह से पढ़ाई करके, गांव में अपना बचपन बिताकर और एयरफोर्स की नौकरी करके इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की और इसको सीखा और इसको आपके सबके सामने रखा। मुझे बहुत बहुत नमस्कार आपको। अभी इतने सारे दर्शक हो गए, हमारे हजारों फॉलोअर्स आपके यूट्यूब चैनल पर हो गए हैं और लाखों लोगों ने आपके पॉडकास्ट को देखा है और आपसे कांटेक्ट किया है। आपके बारे में जानना चाहते हैं वो लोग कि किस तरह से रमेश राही यादव का निर्माण हुआ, एक सिग्नेचर गुरु का निर्माण हुआ। बहुत सारे दर्शक हैं, वो चाहते हैं कि जानना कि आप कहाँ पढ़े हैं और बचपन में कैसे कैसे इंसिडेंट हुए आपके साथ कि आप सिग्नेचर गुरु बन गए। गुरु जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता, आपके माता पिता क्या करते थे, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई। सभी दर्शकों नमस्कार जी। प्रमोद जी, ये बचपन को याद करने में मुझे भी बहुत मजा आने वाला है कि दोस्तों, मेरा जन्म, मैं तारीख ही बता दूं, 22 जनवरी 1972 को सुबह 10 और 11 बजे के बीच में गांव महिलावास, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। मेरी माता जी श्रीमती शकुंतला देवी एक सफल गृहिणी थी और पापा जी हेडमास्टर सिंह अध्यापन कार्य में जरूर थे, बट हमारे घर का जो बेसिक काम है, जब मैं बड़ा हुआ तो पापा जी की पढ़ाई, पापा जी का अध्यापक होना तो सिर्फ उस वक्त याद आता था जब पापा जी हमें पढ़ाते थे और हमें पढ़ाने के बारे में मोटिवेट करते थे या डांट मारते थे। अदरवाइज हमारे घर का जो मेन काम था उस वक्त मैंने देखा, हमारे दादाजी, हमारे ताऊ जी, हमारी बुआ जी, जो बड़ा काम था वो था एग्रीकल्चर। बहुत सारे एकड़ में गेहूं की फसल होती थी और उसी में सब लगे रहते। पापा जी स्कूल आके खेत में लग जाते थे। तो बस वही उसी बचपन में एक बात थी मेरे अंदर कि मैं एम्बिशियस माइंड का बच्चा था और जब हवाई जहाज भागता था, आता था, मतलब घर के ऊपर से, तो मैं अक्सर भागता था ये कहते हुए, अरे मुझे बैठा लो, मुझे बैठा लो, मुझे बैठा लो। और मैं बहुत ही, है ना, चुलबुलाहट की भी शायद हद होती है, मुझे लगता है मैं हद से ज्यादा चुलबुलाता। मेरे को याद है मैंने बचपन में सबसे पहले बोला था, जब बड़े होके क्या बनोगे, तो गांव में क्या देखते थे, सबसे पहले हमने पैसे को ट्रांसफर होते कहाँ देखा, शादियों में जो बाजा बजता था ना, तो जो नाचने वाले के ऊपर 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए का वारफेयर होता था उन दिनों। 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, ठीक है, 10 रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो समझ में आया कि बाजे वाले को पैसे मिलते हैं, तो मैंने कहा भाई बाजे वाला बनना है। तो थोड़े दिन बाद जब बड़े गए, प्राइमरी स्कूल तक आए, तब टेम्पो से जाने का मौका मिला गांव से रेवाड़ी शहर, जो हमारा जिला है। तो वहाँ जब सवारी उतरी तो टेम्पो वाला सबसे 2-2 रुपए जो भी किराया था उस वक्त का वो लेता था। तो पता लगा भाई अपन तो टेम्पो खरीदेंगे। मतलब पैसे की चाहत और एम्बिशन की चाहत का ऐसा कनेक्शन था और उसी चाहत से बड़े होते चले गए। 10वीं में डिस्टिंक्शन आई थी और मैं बिट्स पिलानी में मेरा एडमिशन प्रोसेस पापा ने कर ही दिया था। उसको मैंने मना करके, और बस मैं ये कहूँगा कि जो हवाई जहाज के पीछे भागने की जो मनसा थी या आदत थी, वो मुझे एयरफोर्स में लेके आ गई। गुरु जी, 10वीं क्लास तक तो आपको याद है, तो जो पहली क्लास से 10वीं क्लास तक आपने गांव के स्कूल में ही पढ़े होंगे आप, तो उस समय कौन से टीचर आपको ज़्यादा पसंद थे? क्योंकि हमारी मेमोरी में भी उस समय के टीचर्स अभी भी हैं, तो आपको कौन से शिक्षक ज़्यादा अच्छे लगे? क्या यादें हैं उस समय की आपकी? देखो, हमारे इलाके में गुरुजी करके बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी बने प्राइमरी शिक्षक थे। हम तो उनको संत गुरुजी के नाम से जानते हैं। शायद उनका नाम ओम प्रकाश, शायद उनको भी पूरा इलाका 5-10 गांव के लोग उनको संत गुरुजी कहते थे। तो पहले से लेकर प्राइमरी शिक्षा मैं भी उनके अंडर पढ़ा। मेरे बड़े भाई जो मेरे सिंह प्रिंसिपल, उनके अभी रिटायर हुए, वो भी उनके अंडर पहले से 5 तक पढ़े। और हमारा छोटा भाई उमेश मास्टर जी हैं जो अभी, वो भी उनके अंडर पढ़े। तो पापा जी वेट करते थे कब संत जी पहली क्लास को में आएंगे, फिर मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं।
तो वो पढ़े, उनके अंदर बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत करारी टीचर थे। मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं थे क्योंकि मैं चुलबुला था और वो थे बहुत ही डिसिप्लिन हार्डकोर ना, बहुत ही हार्डकोर डिसिप्लिन लिखते थे। तो मैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल रहता था। छठी क्लास में आए, थोड़ा उनसे पीछा छुड़ा तो थोड़ा सा मुझे तो रिलैक्स हुआ कि अरे चलो बढ़िया। फिर वहाँ पे दीनानाथ गुरु जी मैथ्स टीचर मुझे मिले और उन्होंने बहुत मेरे को क्या था, मेरी एक आदत है कि मैं रीली कुम्हार वाली मिट्टी हूँ। मैंने ये समझा, मुझे कोई टैप करके मुझसे कुछ भी करवा सकता है, लेकिन मुझे कोई हार्ड तरीके से बोले तो मैं शायद अपने लिए अच्छा काम भी नहीं करूँगा। अगर मुझे कोई बोले ना हार्ड तरीके, बचपन से मेरी आदत है। तो दीनानाथ गुरु जी मुझे टैप किया था। एक्चुअली मैं पहली से 5वीं क्लास तक मैं पढ़ा, स्कॉलरशिप टेस्ट भी देने गया और तो वो पढ़ा मैं संत जी की मार की वजह से, पिताजी की डांट की वजह से, और मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता। वो मेरे लिए एकदम है ना एक पनिशमेंट लगती थी भयंकर वाली। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं स्कूल जाता था, बैग फेंक के खेलने चला जाता था और उन दिनों तख्ती लिखनी होती थी, इंक पेन से लकड़ी की स्लेट होती थी, उसको लिखना होता था। और जब स्कूल से उसको लिख के लाते थे तो उसको घर में साफ करके मुल्तानी मिट्टी लगानी होती थी। वो मुल्तानी मिट्टी अधिकतर मेरी माँ श्रीमती शकुंतला देवी लगाती थी, क्योंकि मैं तो बैग फेंकर घर से बाहर। खेलने का बहुत क्रेज था, हर तरह के गेम खेले। गिल्ली डंडा तो मैंने नहीं खेला, बट हमारे यहाँ टाइमट होता था, बॉल उठा के मारना, जिन्नी डंका, पेड़ पे चढ़ना, खेतों में जाना, मस्ती करना। और खेल मैंने खेला वो क्रिकेट, जितना खेल सकता था क्रिकेट ही खेला। फिर हम दीनानाथ मास्टर जी ने मुझे टैप किया और मुझे उनके साथ सानिध्य में आके पढ़ने का मजा आने लगा। वो 8वीं क्लास में मैं इतना पढ़ाकू हो गया कि मुझे लगा मैं स्कूल टॉप कर जाऊंगा, लेकिन मैं स्कूल में 3rd आया था। तो फिर मेरे को इतना मोटिवेट हो गया कि अभी मेरे को फर्स्ट पोजीशन चाहिए तो चाहिए। तो फिर 10th क्लास में फर्स्ट आया और 9th 10th में फिर मुझे एक टैप गुरु जी मिले, जिनका नाम था श्री लाल सिंह हरमस साहब। और हमारे पापा जी तो टैप भी करते थे और टैप भी करते थे। टैप भी का मतलब टैप मोटिवेट भी करते थे, मोटिवेट नहीं तो 2-4 हाथ ला भी चला देते थे पापा जी। तो ये जीवन रहा। तो ये आदरणीय सभी शिक्षकों को मेरा नमन है। और कहते हैं कि सब्जी में सिर्फ मीठा हो जाए, सिर्फ मीठा मीठा खाओ तो भी मजा नहीं आएगा, तीखा भी चाहिए। तो हर तरह का अध्यापक गुरुओं के साथ जो भी कुछ सीखने को मिला वो शायद जीवन में आज समय समय पे सभी काम आता है। आपसे कई बार सुना है कि आपके पिताजी आपके गुरु थे, तो उनसे किस तरह का आपको क्या शिक्षा मिली और उनको किस तरह से आप गुरु बने आपके? देखो, पिताजी तो थे ही गुरु, तो एज ए इंग्लिश टीचर तो पूरे इलाके के गुरु थे और मैं उनको माननीय सम्मान देता हूँ मेरे मोटिवेशनल गुरु के तौर पे। पापा जी जब हरियाणा पंजाब हिमाचल एक था तो पापा जी ने इंटर डिस्ट्रिक्ट साइकिल रेस हुई थी। तो पापा जी हाई स्कूल रेवाड़ी जिला महेंद्रगढ़ की तरफ से गए थे करनाल। और कैरो सिंह मुख्यमंत्री जो पूरे पंजाब के, एक पंजाब था पहले, हिमाचल भी एक था। 1966 से पहले हिमाचल, हरियाणा और पंजाब एक ही स्टेट होता था। और लगभग ये बात है 1960 के आसपास की शायद। पापा जी उस रेस में गए और उस रेस को खुद, सोचो, इंटर स्कूल रेस को खुद कैरो सिंह मुख्यमंत्री देख रहे थे। और पापा जी ने की हाइट थी 5 फुट 7 इंच 7.5 इंच और उन्होंने उस रेस में 6 फुट 2 इंच के सरदार जी को हराया था। तो रेस की तैयारी कैसे की पापा ने, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया। जो सरदार जी ऑलरेडी चैंपियन था, उसके पास साइकिल भी बहुत मॉडर्न थी, अमीर घर का बच्चा था, हाइट और बॉडी भी बहुत तगड़ी थी। तो कैसे स्कूल रेस की तैयारी की, कैसे अपने पापा जी अपने जीवन के बारे में सुनाते थे कि जब पैदा हुए तो हमारे घर में लाइट भी नहीं थी, हम जेलदारों की खेती में, मैंने खुद देखा है, जेलदारों का जो है ना एकड़ लेते थे, उसमें हम लोग ना बटाई की खेती करते थे, मेरे ताऊ जी, दादाजी और पापा जी सब मिलके। तो वहां से पापा जी गांव के पहले ग्रेजुएट बने पहले तो। और फिर उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। उन्होंने इंग्लिश का जो ट्यूशन था ना, वो कभी उसकी ट्यूशन फीस नहीं ली, एक्स्ट्रा क्लासें हमेशा ली। और मेरे मैं गुरु का नाम सम्मान इसलिए देता हूँ कि एक तो उनकी साइकिल रेस की कहानी कि चैंपियन एक विलेज बैकग्राउंड में रहते हुए, घर का काम करते, डोमेस्टिक काम को करते हुए, वो बोलते थे मैं साइकिल रेस की तैयारी कैसे करता था। उनका स्कूल था मेलावास था, रेवाड़ी शहर से 10 किलोमीटर दूर। वो बोलते थे मैं जाता था स्कूल, वही मेरी तैयारी थी। तो किसी भी बस के पीछे, ट्रक के पीछे, टेम्पो के पीछे मैं साइकिल लगाता था, तो जितना मेरा दम होता था मैं चलाता था। ठीक है, वही तैयारी थी, वो एक कहानी थी।
फिर जैसे कि मैं चुल बुलाट के चलते एयरफोर्स में आ गया, और एयरफोर्स में आने के बाद पापा जी का एयरफोर्स में आना हुआ। एक बार मेरी जब 5-7 साल की नौकरी हो गई थी, तो पापा जी ने वहाँ मेरे विंग कमांडर, मेरे ग्रुप कैप्टन, मेरे वंट अफसर, मेरे सार्जेंट साहब, मेरे कमांडेंट एयर वाइस मार्शल मैथ्यू साहब से पापा जी का मिलना हुआ, और ग्रुप कैप्टन सोनी साहब थे उनके वहाँ पे। तो सबसे मिलके पापा जी, मेरी चर्चा निकली तो पापा जी ने मुझे हैदराबाद के टैंक बांध के बेंच पे एक बात कही थी कि बेटा मुझे माफ कर दे, हम तुझे समझ नहीं पाए। मैंने कहा हेडमास्टर दिलीप सिंह इतने कड़क और माफी मांग रहे हैं, ये तो सड़काते थे भैया, डंडोस नहीं है, माफी मांग रहे, मैं शक्ति मांग गया। तो बोले बेटा बात ऐसी है कि मैंने तुम्हारे एयरफोर्स के स्टाफ सीनियर अफसर से बात करके तुम्हारी जो पर्सनैलिटी को पाया, तुम सिर्फ एक सिपाही के रैंक में हो अभी एयरफोर्स में, और तुम्हारी काम की चर्चा इतनी जबरदस्त है, तुम्हारी इतनी जबरदस्त इज्जत है तुम्हारे व्यक्तित्व की, तो भाई हमें तो लगता है हम तुझे समझ ही नहीं पाए। तू तो बहुत महान शख्सियत बनने वाला आदमी है, और मैंने तुझे ढंग से हैंडल नहीं किया। तो दोस्तों बता दो, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में ना एक टैंक बांध है, एक ओस्मान सागर, वहाँ एक बीच में बांध, बेंच में बैठे हुए। तो मैंने ऐसे ही प्रमोद जी ने रैंडम बोल दिया, वो पापा जी अगर आपने कहना हेडमास्टर साहब अटेस्ट करते ना कोई चीज, मैंने कहा अगर आपने अटेस्ट कर दिया कि ये बच्चा जीनियस, ये महान शख्सियत है, तो एक दिन दुनिया भी बोलेगी ये महान शख्सियत है। ये बात कह के हमारा मैटर क्लोज हो गया, और आज सिग्नेचर की दुनिया में भगवान ने महान शख्सियत का मान सम्मान चारों तरफ से आप देख ही रहे हो। 50 से ज्यादा कंट्री के लोग मान सम्मान कर रहे हैं, देश विदेश में खूब सम्मान हो रहा है। तो बता दूं दर्शकों, 2024 दिसंबर में मैं हैदराबाद जाता हूं अपनी धर्मपत्नी मीनाक्षी माथुर यादव जी के साथ, और उस बेंच पे ग्रेटिट्यूड वीडियो बनाता हूं, उस बेंच को ग्रेटिट्यूड करता हूं, और एक वीडियो बनाता हूं कि इस बेंच पे पापा ने हमें ये कहा था कि तू आने वाले टाइम में महान शख्सियत बनेगा, और तू तो महान शख्सियत बनने लायक है। एक्चुअली हमने तेरे को ढंग से हैंडल नहीं किया, पापा जी ने तो एक्चुअली ये कहा था। और ये बात बता दूं दोस्तों, ये बात होगी 1995 सितंबर की। तो बस इसमें मैं दर्शकों को भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि माँ बाप की जो आशीर्वाद है ना, वो ब्रह्म के आशीर्वाद होते हैं। तो आज अगर मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की विजडम आई है, तो उसमें पापा जी का वो सेंटेंस कि तू महान शख्सियत बनने लायक है, और मेरा काउंटर सेंटेंस वहीं पे निकला था, अगर आपने मुझे महान शख्सियत बोलते तो दुनिया भी मुझे महान शख्सियत कहेगी। तो दैट इज द स्टोरी। गुरुजी, मैंने देखा है कि लोग पर्सनैलिटी और सोच के बहुत संकीर्ण दायरे में अपने आप को बांध लेते हैं, लेकिन आपने एक उदाहरण पेश किया है। आपने एक वीडियो में कहा था कि व्यक्ति को वो पहनना चाहिए जो उसकी सोल को पसंद हो, और हम देखते हैं कि आपके पिछले कई सालों में कई सारे हेयर स्टाइल आपने चेंज किए हैं, कई सारा गेटअप आपने चेंज किया है, और इस सक्षमता का परिचय दिया है कि आदमी को किसी एक ड्रेस स्टाइल में नहीं बंधे रहना चाहिए। तो इस फ्री स्टाइल लिविंग को, इस बड़ी सोच को किस तरह से आप अडॉप्ट करते हैं, जरा दर्शकों को बताएं, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। आपको फोटो में वो कभी पगड़ी पहने हुए देखते हैं, कभी आपके बाल बड़े हुए रहते हैं, कभी आपकी हेयर स्टाइल कम रहती है, कभी चेंज हो जाती है, कभी फ्रेंच कट अभी जैसे हैं आप। तो इस तरह से जब देखते हैं वो, तो उनको लगता है कि तरह तरह की चीजें हैं ये। तो इसके बारे में बताएं। जब बड़ा हो रहा था, जैसे मैंने बचपन बताया, मेरे अनेक तरह के ड्रीम थे। भाई मैं बाजे वाला बनूं, मैं टेम्पो वाला बनूं, और ऐसे मेरे ड्रीम मॉडिफाई होते रहे। तो बड़ा हुआ तो मुझे लगा भाई अपन तो अभी बॉम्बे जाके हीरो बनेंगे, बॉलीवुड में जाएंगे, हीरो बनेंगे। ये दिमाग में बहुत रहता था, और वो दिमाग में शायद इतना रहा कि सबकुछ माइंड में कन्वर्ट हो गया। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अमिताभ बच्चन ने जितना मेकओवर बॉलीवुड की फिल्मों में किया है, उतना मेकओवर मैंने रियल लाइफ में करके यूट्यूब पे डाल दिया है। दर्शकों, एक मेरी लाइफ की स्टोरी का वीडियो है, मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, कोरोना में शूट हुआ था। उसमें मैं सिर्फ सैंडो बनियान पहन के वो वीडियो है। तो मैं एक्चुअली जो बचपन का थॉट होता है ना कि मैं हीरो हूँ, या मुझे हीरो बनना है, वो थॉट शायद मेरे अंदर चला गया। तो जो एक्टिंग मुझे मुंबई में करनी थी अलग अलग गेटअप की, वो सारी एक्टिंग भगवान मुझसे प्रैक्टिकल करवा रहा है। तो शायद इसमें मेरा मन अपने आप ही चेंज हो जाता है। आज फ्रेंच कट कर लो, अभी लंबे बाल कर लो, अभी मतलब क्लीन से हो जाओ। तो आज मैं आपके सामने अगर ये बैठा हूँ और ये वीडियो आप देख रहे हो, तो भाई मेरा सैंडो बनियान में वीडियो। मैं एक ही बात कहूँगा, मैं कभी हकीकत से दूर नहीं रहा। और मेरा कोई स्टूडेंट अगर मुझे वीडियो कॉल लगा दे और मैं नींद में नहीं हूँ, तो मैं किसी भी बनियान में हूँ, किसी भी टी शर्ट में, मैं फ़ोन जरूर उठाता हूँ, वो भी वीडियो कॉल में डायरेक्टली। मैं कभी भी नहीं कहता अपने स्टूडेंट को मैं वीडियो कॉल के लिए रेडी नहीं हूँ।
तो मैं उन्माद से जीने वाला व्यक्ति हूँ, और मैंने जिंदगी को समझाया कि जिंदगी को भाई उन्माद से जियो, और कपड़े ना अपनी पसंद के पहनो, आपको जो पसंद है वो पहनो भाई। जवान वो बोलो जो दुनिया को पसंद है, कपड़े वो पहनो जो आपको पसंद है। बहुत बढ़िया। गुरुजी, आपने एयरफोर्स ज्वाइन किया, लेकिन आपके पिताजी चाहते थे कि आप बिट्स प्लानिंग में जाएं, और जहां तक मुझे जानकारी है कि आपने वो पेपर भी अपने आप ही तैयारी करके दिया था, छुप के दिया था। तो ये कैसा रहा एपिसोड आपकी लाइफ में? पापा जी ने बिट्स पिलाने भेजने की मुझे पूरी तैयारी कर ली, तो मैं उस हॉनर्ड हेडमास्टर दलीप सिंह का बेटा हूँ, जिन्होंने उन दिनों मेरी बुआ से भी वो पैसे उधार लेके आए थे एडमिशन प्रोसेस के लिए। और बस, लेकिन मुझे इतना पता था बिट्स पिलाने जाने का मतलब पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना। मैंने कहा भैया वहाँ तो है ना चेन बन जाएगी। और जैसे ही मैं जब आखिरी टाइम आया जाना, किसी से कल जाना, तो आज ही रात को मैंने मम्मा के सामने रोना शुरू कर दिया कि मैं बिट्स पिलाने नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। और मैं उतना, मतलब मुझे याद नहीं कि मैं कभी 2 घंटे से ज़्यादा बैठ के कभी पढ़ा हूँ। तो फिर मैं नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और फिर मैं देख रहा था कि यार यहाँ से इंजीनियरिंग करके तो फिर धारोड़ा फैक्ट्री में लगेंगे, हीरो होंडा में लगेंगे। वहाँ मैंने वर्किंग और देखा, लोग 9 बजे जाते थे, रात को 7 बजे आते थे। मैंने कहा ये लाइफ तो बहुत ही टफ है यार। और मतलब फिर पापा बोलते थे अभी तू डिप्लोमा कर ले, फिर तुझे एक डिग्री होती है इंजीनियरिंग की, पता नहीं क्या बोलते, उसका नाम कुछ और होता था, तो डिप्लोमा के बाद होती है, बी ऐसे कुछ करके बोलते थे, वो करनी पड़ेगी। मैंने कहा पापा तो पढ़ाई से छोड़ने वाले हैं नहीं। तो मैंने एयरफोर्स का टेस्ट दिया और भगवान ने मुझे उसमें क्लियर कर दिया। मैं पापा को बिना बताए अम्बाला से ट्रेन में बैठ के एयरफोर्स चेन्नई पहुंच गया। मैंने कहा मैं तो एयरफोर्स में आ गया हूँ। तो दर्शकों को बता दूं, शायद मैं पहला ऐसा ऑनर्ड आदमी हूँ पूरे वर्ल्ड का जिसको नौकरी मिलने के बाद उनके पापा को कोई खुशी नहीं हुई। पापा ने बहुत अच्छी मुझे प्रसाद रूप गालियाँ दी, और मुझे 3 महीने तक मेरे चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। बोलते सारा पढ़ाई का जोर है, पढ़ाई छोड़ के भाग गया। और दर्शकों को बता दूं, मैं आज भी अपने ऑफ द कैमरा बता रहा था प्रमोद जी को कि यार उन दिनों मैं बैठ के नहीं पढ़ता था। पापा जी उस टाइम मतलब परेशान होते रहे, मुझे डांटते रहे, पीटते रहे, लेकिन मैं कभी बैठ नहीं पाया 2 घंटे ज़्यादा। और अभी 8-8 घंटे बैठ के सिग्नेचर बनाता हूँ। कोई कहने वाला नहीं बैठ के बनाओ। तो कहते हैं माँ बाप के मुँह से निकली हुई वाणी तो बच्चे के जीवन में परफेक्ट होती है। तो एक वाणी ये निकली थी, तो एक महान शख्सियत तो बन गया। दूसरी वाणी ये निकली थी, बैठ के पढ़, बैठ के पढ़, बैठ के पढ़। तब तो मैं पढ़ा नहीं, लेकिन अब वो वाणी अब कबूल हो गई है कि मैं 8-8, 6-6 घंटे बैठ के सिग्नेचर बनाता रहता हूँ, सिग्नेचर बनाता रहता हूँ। और मतलब ये स्टोरी है मुझे। एयरफोर्स तो एक रेस्पेक्टेड जॉब है। वो जॉब ज्वाइन करने के बाद लोग सोचते हैं अब तो हमने सब कुछ, लेकिन आपकी शुरुआत ही वहां से हुई। मतलब एयरफोर्स की नौकरी में बंधे नहीं आप, और आपने इस सिग्नेचर जो विजडम को प्राप्त किया, तो वो कैसी बात है, किस तरह से किया आपने? देखो, सबसे बड़ी जीवन में बड़ी सफलता के लिए मन का चंचल होना बहुत जरूरी। अगर मन चंचल हो तो सफलता, शाहरुख खान का अगर आप जीवन देखेंगे तो उसकी चंचलता पूरी कॉलोनी में मशहूर थी। शाहरुख खान का जीवन देखेंगे, उसकी चंचलता पूरी कॉलोनी में मशहूर थी। मैं ये नहीं कहता हर चंचल आदमी को बड़ा कैरियर मिलेगा, बट चंचलता अगर आपके अंदर है तो आपको बड़े कैरियर, जैसे कोई गुरु मिला तो बड़ा कैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे एयरफोर्स में गया तो 2-4-5 साल तो मैं बहुत खुश रहा, क्योंकि घर में तनख्वाह तो मैं देता नहीं था, तो मेरे लिए तो पॉकेट मनी, यंग बच्चा था, बहुत ही जबरदस्त थी। मैं अपने एयरफोर्स दोस्तों में अमीरों की तरह रहता था, क्योंकि लगभग मुझे पता है 80% लोग उस पार्ट की सैलरी को घर भेजते थे 90s में। मैं 1 रुपया नहीं भेजता था, तो मैं सबसे अमीर, खाने में, पीने में, पार्टी करने में सबसे अमीर में। और फिर लेकिन 5-7 साल के बाद पता लगा यार ये तो अपन तो फौजी बन गए, अगला जीवन क्या है, चलो ये। फिर थोड़ा सिविल में घूमने लगे तो देखा कि यार ये तो लाइफ में अपना पास तो कुछ नहीं आने वाला, सिविल में अपन तो थल्ले थल्ले रहने वाले हैं। तो मेरा जो एम्बिशियस बच्चा तो तड़प गया। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो करेगा तो कुछ नहीं। इलाहाबाद में पोस्टिंग थी, तो कहते ना कि भटकना चालू कर दिया। अब चंचलता थी तो भाई चलो आज फिल्म देखते हैं, आज पार्टी करते हैं, आज उस शोरूम में जाते हैं, जो भी था, आज उस होटल में चलते हैं, ऐसे घूमते थे हम इलाहाबाद में। ठीक है, तो घूमते थे तो अब तनख्वाह तो देनी होती थी घर में, तो पेट्रोल की टंकी फुल रहती थी अपनी। अपन तो किसी भी दोस्त को बैठाया, चल यार सब मेरे कोई ना कोई मेरे साथ जाने में रेडी रहता था। भाई रमेश के साथ जाओ, तेल का खर्चा भी रमेश का, होटल का खर्चा भी रमेश का।
तो वहीं इलाहाबाद के मॉल टाउन में एक चटर्जी साहब थे, वो ऐसे लेक्चर दे रहे थे एमवे कंपनी के बारे में। तो उनका जो बोलने का स्टाइल था वो इतना जबरदस्त था, मैंने कहा अरे यार गजब भाई। जैसे होता ना कि शोले का डायलॉग, कितने आदमी थे सरकार, 2 आदमी बोलो तुम 3, फिर भी खाली वापस आ गए। ये शोले का डायलॉग ऐसे चलते हैं, ऐसे उनका इनका भी स्टाइल अमर हो गया। इतनी फिल्में आई चली कि बस शोले का डायलॉग अमर नहीं। ऐसे हमारे चटर्जी साहब के पास जो ज्ञान था वो तो था, पर जो बताने का तरीका था वो इतना जबरदस्त था। मैंने उनका हाथ मिला ले, मैं कहा सर मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो ठीक है घर आ जाओ। लेकिन उनका घर एयरफोर्स स्टेशन के बाजू में ही था। उनके घर जाने लगा, उन्होंने मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक को मुझे पढ़ाया, समझाया, और ऐसे समझाया कि दिमाग को पता लगा कि फौजी बड़ा बना जा सकता है, चिंता मत कर, अब ये तो प्रेजेंट है, व्हाट इज योर, बट डेस्टिनी इज वेरी बिग। कहते हैं कि गरीब पैदा होना या अमीर पैदा होना आपके हाथ में नहीं, लेकिन अमीर मरना ये जरूर हर इंसान के हाथ में होता है। मतलब आप जिस, तो मैं, उन्होंने बुक पढ़ाई और समझाई, और तो उससे निश्चित हो गया कि भाई अब तो कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है, बड़ा बन जाऊंगा। तीनों चीजों का मिक्सअप हो गया। तो मुझे याद है 2003-4 में मैं जब एयरफोर्स में छुट्टी आता था तो घर में लोग है ना, अक्सर हमारे फौजी क्या करते हैं, बुआ के जाएंगे, चाचा के जाएंगे, ऐसे ना रिश्तेदारी में मिलना जुलना करते थे। उस जमाने के फौजी 90s के, ठीक है, अर्ली 2000 के फौजियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और अपने घर के डोमेस्टिक काम करे। मैं घर में आया तो मैं घर में नहीं रहता था, मैं वहां भी अपने सिविल में धक्का मुक्की करता रहता था। दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया क्या है, इसको जानने का प्रयास रहता था। ऐसे ही मैं घर में नहीं रहता था। एक बार हमारी भाभी जी हैं, प्रिंसिपल भाई उमेश सिंह की घरवाली अनीता भाभी जी, उन्होंने मुझसे पूछ लिया तू चाहता क्या है, घर में निचला नहीं बैठता। और मेरी माँ तो बहुत परेशान रहती कि भाई तू अभी भी घर में नहीं बैठता, अभी भी तू पहले की तरह भागम भाग रहता है। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं इतना क्रेजी था और एयरफोर्स में प्रमोद जी, मैंने हॉकी खेली। मैंने लाइफ में क्रिकेट को तो देखा और खेली हॉकी भी देखता, नहीं हॉकी का टेलीकास्ट कम ही आता था। और मैं छुट्टी आता था तो अपने कॉलेज, हाई कॉलेज से डीपी साहब से हॉकी लेकर आ जाता था 10-12 लोन पे 1 महीने के लिए। गांव में हॉकी का अखाड़ा खोल देता था। तो हमारे आदरणीय भीम भाई, बड़े भाई साहब है, अभी हिंदी के प्रवक्ता से रिटायर हुए, तो हम उनको गुरुजी बोलते हैं, हमारे बचपन के ना गाइड गुरुजी। तो वहीं गांव में हम लोग हॉकी खेलते थे। तो बोलते ये बंदा जब आता तो गांव में खलबली ही कर देता है, ये फौजी वाला कोई काम करता नहीं। तो बस वो जो चाह थी ना, बड़ा से उसका बड़ा जादू, वो जो बुक समझाई, AK सेठी साहब से मिले, और बस वही से जर्नी की है ना। एक हकीकत होगी कि एयरफोर्स का जो भी अपना ये सेवा है, ये नौकरी है, जॉब है, ये इससे हमें इनपुट लेना है। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने एयरफोर्स में जब मैं ड्यूटी करता था ना प्रमोद जी, हमारे गुरु जी के चलने ये सिखाया कि ऑन ड्यूटी आप 200% एनर्जी लगाओ, ठीक है, और ड्यूटी करके एयरफोर्स को भूल जाओ। अक्सर लोग क्या करते थे, उनमें जितने भी लोग सरकारी नौकरी करते, खासतौर पे वो करते क्या है, ड्यूटी पे ढीले पड़े रहते हैं। 80% लोग ड्यूटी पे ढीले पड़े रहते हैं, पहला बात। दूसरी बात, जब उनके घर कोई दूसरा दोस्त चाय पीने आता है तो वो अपने ऑफिस की चर्चा ही सुनाते रहते हैं। आज हमारे ऑफिस में ये हुआ, आज ये हुआ, ऑफिस में वो बॉस ऐसा है, वैसा है। मैं AK चटर्जी गुरु के माध्यम से इन चीजों से कट चुका था। तो मैं जैसी छुट्टी हुई तो मैं सिविल में घूमता था इलाहाबाद में, फिर जहाँ पोस्टिंग IIT खड़गपुर तो वहां घूमता था। तो मेरा एक ही चीज समझ में आई। तो लोग बोलते थे कई बार, तो लोगों ने यहाँ तक बोला प्रमोद जी मेरी ड्यूटी के बारे में, तुझे डबल तनख्वाह मिलती है क्या, तू इतना क्यों करता है। मैंने कहा यार तनख्वाह डबल नहीं, मुझे तो 100 गुना मिलती है। तुझे कहाँ मिल रही है। मैंने कहा देगा ना भगवान मेरी जमा कर रहा है, एक दिन देगा। तो जितने भी कर्मचारियों को मैं कहूंगा, जहां भी आप ड्यूटी करते हो, दिल लगा के ड्यूटी करो भाई। आपका मालिक आपको क्या देगा, सरकार आपको क्या देगी, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के देगा। ड्यूटी में दिल लगाओ, खुश रहो। बहुत बढ़िया। देखिए यही अंतर होता है साधारण आदमी और असाधारण आदमी। गुरुजी, इस बीच में इतना सब कुछ हो गया तो आपकी शादी की बात तो हुई होगी और मैरिज भी हुई, तो उसके बारे में बताएं कि आपकी मैरिज कब हुई, कैसे हुई, और क्या उनको लेकर आप एयरफोर्स में रहे, साथ में बाहर रहे या घर में ही रहे। दोस्तों मेरा सिग्नेचर 1985 में बना था, जिसमें टफ लक, क्रेजी लक और फेलियर लक के सारे पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। तो पहला फेलियर तो मैंने बताया, मैं बिट्स पिलानी छोड़ के एयरफोर्स में चला गया। बिट्स पिलानी छोड़ के एयरफोर्स में जाना मतलब मेरे लिए तो, अगर वो आज कहते ना कि वो
बहुत बड़ा वरदान हो गया, बट जनरली देखा जाए तो एक बहुत ही टफ लक डिसीजन है। उसके बाद मैंने एयरफोर्स में जम के हॉकी खेली, बहुत नाम कमाया, प्रैक्टिस में ध्यानचंद का नाम कमाया, इंडिया खेलने के लिए प्रैक्टिस करता था मैं, एयरफोर्स ने ही मुझे अपनी टीम में नहीं लिया। और इसी दौरान मेरी शादी भी हुई, वो जेवीटी मास्टर थी और बहुत सुशील सज्जन लड़की थी, और सिग्नेचर बहुत ही नेगेटिव था। तो हम एयरफोर्स में रहे, साथ में हैदराबाद भी कुछ दिन बिताए, कुछ दिन एयरफोर्स क्लाइकुंडा खड़गपुर में भी कुछ दिन बिताए, इलाहाबाद 3 स्टेशनों में साथ रहे, बट फिर भी द लाइफ एंडेड विद अ डाइवोर्स। फिर मेरी प्रॉपर्टी आई राजी चौक पे हुड्डा में, वो भी मेरी आज जिसकी कीमत करोड़ों में, वो भी लाख 2 लाख के मार्जिन में चली गई। और द बिगेस्ट ट्रेजेडी हैपन विद माय बैटल सिग्नेचर की मेरे फादर, मेरे गुरु 2002 में बहुत ही सीरियस डायबिटिक्स पेशेंट बन गए और 2005 में दुनिया से चल बसे। तो लाइफ तो बहुत ही ये कह लीजिए कि एक तरफ माइंड का मोटिवेशन, माइंड की एनर्जी कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, एक तरफ हर चीज में फेल होना, तो लाइफ बहुत फज हो गई थी। वो उसी दौरान मैंने विंग कमांडर PM सिन्हा थे एयरफोर्स क्लाइकुंडा IIT खड़गपुर में, तो मैंने उनको जाके बोला, जो अभी एयर मार्शल PM सिन्हा बन के रिटायर हुए दिल्ली से, बहुत ही जीनियस जबरदस्त पायलट है, सैल्यूट टू हिम भाई। और मैं बता दूं, मुझे मोटिवेट करने में हमारे एयरफोर्स के भी सीनियर सोल्जर्स, सीनियर एयर वॉरियर्स और बहुत अफसरों ने मुझे मोटिवेट किया मेरे काम को देख के। वही बहुत बार कहते थे कि यार तू कुछ बड़ा करेगा, कुछ तू बड़ा करेगा। और कई बार तो दोस्तों मैं अपने कुछ इतने ग्रेट एयरफोर्स अफसर थे, मैं उनकी साइकोलॉजी को दाद देता हूँ, जब उनको सैल्यूट मारता ना, मैं सैल्यूट उनको मारता तो सैल्यूट नहीं लेते थे। वो कहते थे भाई क्यों सैल्यूट मार रहा है, बाहर जाके तो तेरी हस्ती इतनी बड़ी होने वाली है, भाई हमें टाइम दे देना। तो मैं सोचता थी क्या है, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, बट देयर वर पीपल हु कुड सी इन मी। मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था, इसलिए कहते हैं हर आदमी को जामुन चाहिए। हनुमान को नहीं पता था मैं उड़ सकता हूँ, जामुन ने कहा तो उड़ सकता है। तो शादी की इंसिडेंट ऐसा रहा, और PM सिन्हा साहब के सामने जब मैंने बोला मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा भाई हम तुझे मोटिवेट नहीं कर सकते, और ग्रेट एयर वॉरियर, बट मैं इतना ही कहूँगा हर के समय को जाने दे, वन डे द टाइम विल कम, तेरे पिछले घाव तो नहीं भरेंगे, बट यू विल बी लिविंग ए लाइफ ऑफ किंग साइज। तो बस उनकी ब्लेसिंग रही। और लाइफ में फिर स्टोरी आपको पता ही है कि 2007 में एयरफोर्स में रहते रहते सिग्नेचर स्टोरी ऑफ विजडम है, एंड द स्टोरी मूव्स ऑन। गुरुजी, आजकल लोगों की पढ़ने की आदत बड़ी कम हो गई है, और आपने कई बार बताया कि आपको एक किताब पढ़ाई गई थी मोटिवेशन की, और उसको पढ़ाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले AK चटर्जी साहब थे। तो उस किताब से क्या मिला आपको, और AK चटर्जी की पर्सनैलिटी में क्या चीज़ लगी, और आपने किस बात को अंगीकार किया उनकी पर्सनैलिटी से? उनकी पर्सनैलिटी की मुझे एक बात याद आती है, बहुत सी बातें थी, बट जो सबसे बड़ी बात थी, ही वाज ऑलवेज इन लर्निंग एटीट्यूड, he was always in action attitude, he was always in ambition attitude, and he was always thinking to do what his mind used to say him. और मैं दर्शकों को बता दूं, दर्शकों जितनी भी ये हेल्प बुक है, जितनी भी ये हेल्प बुक है, ये हेल्प बुक आप एक तरफ प्रमोद जी 50 किताब पढ़ लो, कितनी किताब पढ़ ले, कोई भी व्यक्ति 50 हेल्प बुक पढ़ ले, तो मैं उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकता, ना वो ले सकता, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत किताबें पढ़ रखी, यस सर, लेकिन कोई मेंटर के गाइडलाइन में हेल्प बुक, जितनी भी हेल्प बुक है, यू कैन विन है, या मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, या हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, या 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पर्सन, जो भी है, जो भी हेल्प बुक आपको लगती है ये हेल्प बुक मेरी लाइफ में अपग्रेड कर देगी, वो हेल्प बुक अगर आप किसी मेंटर के साथ पढ़ते हैं या मेंटर की गाइडलाइन में पढ़ते हैं, तब तो आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए दोस्तों 5 हेल्प बुक इज मोर देन सफिशिएंट। कितनी? 5। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ तो 200-250 किताबें पढ़ चुके, लेकिन जब उनसे बात करता हूँ लाइफ के बारे में या उनके एक्शन प्लान के बारे में और अपने बारे में, मैं देखता हूँ कि वो जो मेरी जो 5 किताबें जो मैंने पढ़ी मेरे गुरुओं के सानिध्य में, उसने उन्होंने जो मुझे मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैं डिप्रेशन और सुसाइडल की दुनिया में जाने के बाद, मल्टीपल फेलियर देखने के बाद 20 सालों में, ड्यू टू माई बैड लक एंड टफ लक सिग्नेचर, वो हेल्प बुक की पावर थी कि मैं हमेशा बड़ा ही सोचता रहा। जब भी टाइम मिलता था एक ही बात बोलता था, भाई अपने को तो कुछ बड़ा ही करना है, बड़ा ही करना है, और अपन बड़ा करेंगे। तो पावर ऑफ हेल्प बुक इज दिस। बहुत अच्छा कहा आपने गुरुजी।
अब आते हैं सिग्नेचर की बात, क्योंकि जो समाज को सबसे बड़ी देन है आपकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की, उस सिग्नेचर की शुरुआत, जो पहला बीज है, वो कब आया आपके माइंड में?